नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जितने भी करें स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी स्टेट करवाते हैं अपना पीसीएस करवाते हैं, उन सब के लिए वीकली में करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, है ना। एक सप्ताह का करंट अफेयर्स एक दिन में पढ़ा दूंगा। जैसे मान लो इस बार में ये पहला पार्ट है, 2 से लेकर 8 जुलाई तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है, मतलब जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, उन सभी क्वेश्चनों को मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में, पहले ये क्या है, ये इधर क्वेश्चन है, इसके बाद में आंसर बताऊंगा, है ना। आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। देखिए इस तरह, मतलब अब जो पेपर आ रहे हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यह ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह एक बाध्यकारी द्विपक्षीय व्यवस्था है। नंबर 3 क्या है, भारत और जापान एकमात्र देश हैं जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, डी कोई नहीं। इनमें से आप लोग बताइए कमेंट में करके कौन कौन सही है ना। तो चलिए हम इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर फर्स्ट सही है। क्या है? फर्स्ट सही है। अब इसका डिटेल देखते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने 3 साल पुराने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह कथन एक सही है। समझौते पर अब तक 26 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और कनाडा शामिल है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है ना। समझ में आ गई बात को। मैं आपको हर एक चीज डिटेल बता रहा हूँ। आर्टेमिस समझौता आर्टेमिस कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वापस लाना, वहां एक अंतरिक्ष शिविर बनाना और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को अंजाम देना है। आर्टेमिस समझौता भाग लेने वाले देशों की राजनीतिक समझ पर आधारित एक गैर बाध्यकारी द्विपक्षीय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि समझौते को बहुपक्षीय संधि या अनुबंध का दर्जा प्राप्त नहीं है, और न ही यह कल्पना के किसी भी स्तर पर कानूनी सिद्धांतों या नियमों को निर्धारित करता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है ना। समझौते में चंद्र और क्षुद्र ग्रह संसाधनों के आर्थिक शोषण या खनन का कोई उल्लेख नहीं है। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, केवल एक सही है। क्या है? यह ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, इंस्टाग्राम थ्रेड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। अब कौन कौन से कथन है? यह इंस्टाग्राम का एक स्पिन ऑफ एप्लीकेशन है जो दृश्य सामग्री के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उत्तर देने और पोस्ट को पुनः साझा करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। पोस्ट की लंबाई 500 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। थ्रेड को संपादित नहीं किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल 3 या सभी 4, है। अब इसमें देखते हैं, हम पूरा विवरण देखते हैं, है ना। अब इसका आंसर जो होगा 2 का सी होगा, केवल 3, है ना। अब देखिए क्या विवरण है। इंस्टाग्राम का एक स्पिन ऑफ ऐप है जो दृश्य सामग्री के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। अतः कथन 1 सही है। ऐप अपने डिजाइन में इंस्टाग्राम टिप्पणी अनुभाग अनुभाग जैसा दिखता है, लेकिन ट्विटर की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे उत्तर देना और पोस्ट को फिर से साझा करना। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आप अधिकतम 500 अंकों 500 अक्षरों, ट्विटर के 280 से अधिक है। लिंक अधिकतम 10 फोटो और 5 मिनट तक के वीडियो के साथ पोस्ट बना सकते हैं। अतः कथन 3 सही है ना। आप थ्रेड संपादित नहीं कर सकते, कथन 4 सही है ना। ट्विटर के विपरीत थ्रेड हैशटैग का उपयोग नहीं करता है और इसमें कोई ट्रेडिंग अनुभाग नहीं है। समझ में आ गई बात को। अब ये चलते हैं, इसका तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, है ना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्लस्टर म्यूनिशन हाल ही
में खबरों में था। क्लस्टर युद्ध सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसा बम है जो हवा में खुलता है और विस्तृत क्षेत्र में छोटे बम छोड़ता है। इसे एक समय में एक ही लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों पर में से कौन सा सही है ना? अब देखते हैं। केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, न तो एक और न ही दो, है ना? अब 3 का एम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेना को अग्रिम मोर्चे पर जमी रूसी सेनाओं को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए यूक्रेन में क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने का निर्णय लिया है ना? क्लस्टर युद्ध सामग्री एक बम है जो हवा में खुलता है और एक विस्तृत क्षेत्र में छोटे बम छोड़ता है। अतः कथन 1 सही है ना? बमों का उद्देश्य एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करते हुए टैंक, उपकरण और सैनिकों को नष्ट करना है, इसलिए कथन 2 सही है। विस्फोटकों को उसी तोपखाने हथियार का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पहले ही युद्ध के लिए यूक्रेन को आपूर्ति की है, जैसा कि हालवित्ज़र, है ना? आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, है ना? केवल 1 सही है। क्या कौन सही है? केवल 1 सही है। यह एक ऐसा बम है जो हवा में खुलता है और विस्तृत क्षेत्र में छोटे बम छोड़ता है ना? अब चलते इसके नेक्स्ट में प्रश्न क्रमांक 4। डेटा सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन UNCTAD के अनुसार अनुमानतः 194 देशों में से 137 देशों ने अभी भी डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून नहीं बनाया है। अमेरिका का GDPR व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से ऑप्शन क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और C दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब इसका आंसर क्या होगा? 4 का D, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अब विवरण क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता को मौलिक अधिकार मानने के लगभग 6 साल बाद केंद्र ने डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का दूसरा प्रयास किया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक एक बार कानून बन जाने के बाद अन्य देशों और विशेष रूप से यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों के साथ भारत की व्यापार वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसके समान डेटा संरक्षण नियम GDPR दुनिया के सबसे व्यापक गोपनीयता कानूनों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 केंद्र द्वारा बनाए जा रहे प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ना? जिसमें डिजिटल इंडिया विधेयक भी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी भारतीय दूरसंचार विधेयक का मसौदा 2022 और गैर व्यक्तिगत डेटा प्रशासन के लिए एक नीति, है ना? प्रस्तावित कानून भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा और देश के बाहर डेटा प्रोसेसिंग के लिए यदि यह सामान या सेवाओं की पेशकश के लिए या भारत में व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती है, जिन्हें डेटा फिडुशियरी कहा जाता है। डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिए है। भारत के प्रस्ताव की तुलना अन्य देशों से कैसे की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर एक अंतर सरकारी संगठन है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के अनुसार 194 देशों में से अनुमानित 137 देशों ने डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है ना? अफ्रीका और एशिया में क्रमशः 61% और 57% गोद लिए गए हैं। केवल 48% अल्प विकसित देशों के पास डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानून है ना? EU मॉडल GDPR व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है। अत्यधिक कठोर होने और डेटा संसाधित करने वाले संगठनों पर कई दायित्व थोपने के लिए इसकी आलोचना की गई है, लेकिन यह अभी भी दुनिया भर के में तैयार किए गए अधिकांश कानूनों का खाका है। अमेरिकी मॉडल
गोपनीयता सुरक्षा को बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सरकार से व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थान की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसे फोकस में कुछ हद तक संकीर्ण होने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को तब तक सक्षम बनाता है जब तक व्यक्ति को ऐसे संग्रह और उपयोग के बारे में सूचित किया जाता है। नंबर चीन मॉडल क्या है? पिछले 12 महीनों में जारी किए गए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून शामिल है, जो नवंबर 2021 में लागू हुआ है। यह चीनी डेटा प्रिंसिपलों को नए अधिकार देता है, क्योंकि यह दुरुपयोग को रोकना चाहता है। व्यक्तिगत डेटा डेटा सुरक्षा कानून, जो सितंबर 2021 में लागू हुआ, के लिए व्यावसायिक डेटा को महत्व के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है और सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध लगाता है ना? अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना? यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इसका कुल भार 640 टन, कुल लंबाई 43.5 मीटर और 5 मीटर व्यास पेलोड फेयरिंग। रॉकेट को वायुगतिकी बलों से बचाने के लिए नाक के आकार का उपकरण है। उसने 2014 में अंतरिक्ष में पहली यात्रा की और 2019 में चंद्रयान 2 भी ले गया। हाल ही में इस साल मार्च उसने LEO में लगभग 600 किलोग्राम वजन वाले 36 वनवे उपग्रहों को रखा, जो कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की अपनी क्षमताओं को दर्शाता है। यह दूसरी बार था जब उसने व्यावसायिक लॉन्च किया। पहली बार अक्टूबर 2022 में आया, जब इसने वन वेव इंडिया 1 मिशन की पेश किया। यह संदर्भित है LVM-3, GSLV और PSLV और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? LVM। क्या हो जाएगा? LVM। अब इसका 5वें का A होगा, है ना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। चंद्रयान 3, जिसमें एक लैंडर, रोवर और प्रोपेलर मॉड्यूल शामिल है, अपने आप अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकता। इस मामले में LVM-3 की तरह वाहन या रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसे किसी भी उपग्रह की तरह संलग्न करने की आवश्यकता है। रॉकेटों में शक्तिशाली प्रदोड़न प्रणालियां होती हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर काबू पाकर उपग्रहों जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है ना? LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका कुल भार 640 टन है, कुल लंबाई 43.5 मीटर है और 5 मीटर व्यास पेलोड फेयरिंग। रॉकेट को वायुगतिकी बलों से बचाने के लिए नाक के आकार का उपकरण है ना? प्रक्षेपण यान 8 टन तक पेलोड को निचली पृथ्वी की कक्षा LEO तक ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन भू स्थानांतरण कक्षाओं जेटीओ की बात आती है तो पृथ्वी से बहुत आगे लगभग 35,000 किलोमीटर तक की चीज है, जो यह बहुत कम है। केवल लगभग 4 टन ही ले जा सकता है। LVM-3 ने 2014 में अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की और 2019 में चंद्रयान 2 भी ले गया। हाल ही में इस साल मार्च में इसने LEO में लगभग 6,000 किलोग्राम वजन वाले 36 वन वेव उपग्रहों को रखा, जो कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की क्षमताओं को दर्शाता है। यह दूसरी बार था जब LVM-3 ने व्यावसायिक लॉन्च किया। पहली बार अक्टूबर 2022 में आया, जब इसने वन वेव इंडिया 1 की मिशन पेश किया था, है ना? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक इसके 6 पे। आ रही है बात समझ में? आपको मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, उसका डिटेल भी दे रहा हूँ, है ना? और डिटेल पढ़ेंगे तो उससे मतलब कि एक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं ना? CMV और TOMV हाल ही में खबरों में था। CMV और TOMV के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पादप रोगजनक है, जो फसल के को आंशिक या पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। TOMV मुख्य रूप से एफिडेक्स के माध्यम से फैलाता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जबकि CMV संक्रमित बीजों, पौधों और कृषि उपकरणों में से फैलता है। जब पौधों की पत्तियां TOMV से संक्रमित होती हैं, तो इसमें बारी-बारी से पीले और गहरे हरे रंग के छेद दिखाई देते हैं, जो अक्सर पत्तियों पर फफोले के रूप में दिखाई देते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों पर कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल सॉरी कोई नहीं। अब इसमें से 6 का आंसर क्या होगा? 6 का बी, केवल दो सही है ना? कौन सही है? केवल दो सही है। टीओएम भी मुख्य रूप से एफिडेक्स के माध्यम से फैलता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जबकि सीएम भी संक्रमित बीजों, पौधों के उपकरणों से फैलता है ना? इसका वही डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर उत्पादकों ने इस साल की शुरुआत में पैदावार के नुकसान के लिए दो अलग-अलग वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र में किसानों ने कहा कि उनकी टमाटर की फसल ककड़ी मोज़ेक वायरस सीएमवी के हमलों से प्रभावित हुई है, जबकि कर्नाटक और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पादकों ने फसल के नुकसान के लिए टमाटर मोज़ेक वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। टमाटर की कीमत में मौजूदा तेज़ सब्जी के कम उत्पादन के कारण इन दो पौधों के रोगजनकों के नाम समान हैं और फसलों का समान नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग वायरल परिवारों से समेत हैं और अलग-अलग तरीके से फैलते हैं। कथन 1 सही है। टीओएमवी टीओएमवी वर्गाविडेे परिवार से संबंधित है और मोज़ेक वायरस से निकटता से संबंधित है। टीओएमवी मेजबानों में टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधे शामिल हैं। टीओएमवी मुख्य रूप से संक्रमित बीजों, पौधों, कृषि उपकरणों और अक्सर नर्सरी श्रमिकों के हाथों से फैलता है, जो खेतों में प्रवेश करने से पहले खुद को ठीक से साफ करने में विफल रहते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है ना? टीओएमवी से संक्रमित पौधों की पत्तियों पर बारी-बारी से पीले और गहरे हरे रंग के छेद दिखाई देते हैं, जो अक्सर पत्तियों पर फफोले के रूप में दिखाई देते हैं। अन्य लक्षण है पत्तियों को विकृत होना और नई पत्तियों का मुड़ जाना। अतः कथन 3 सही है। फल पर निक्रोटिक धब्बे विकसित हो जाते हैं, जिससे फल अधिक पक जाता है। छोटे पौधे बौने हो जाते हैं और फलों का जमाव प्रभावित होता है। सीएमवी 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 में एक बहुत बड़ा मेजबान फूल है, जिसमें ककड़ी, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू परिवार के सदस्य जिसमें स्क्वैश, कद्दू, तोरी, कुछ लौकी आदि शामिल हैं और कुछ सजावटी पौधे शामिल हैं। सीएमवी एफिड्स द्वारा फैलता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं। सीएमवी भी मानव स्पर्श से फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। सीएमवी भी पत्तियों को विकृत कर कारण बनता है, लेकिन पैटर्न अलग होता है। खीरे में वायरस बारी-बारी से पीले और हरे धब्बों का मोज़ेक जैसा पैटर्न बनाता है। टमाटर में फल निर्माण प्रभावित होता है और कुछ मामलों में फल विकृत और छोटा होता है ना? आ गई बात समझ में? अब प्रश्न क्रमांक 7। एम्बरग्रीस हाल ही में खबरों में था। एम्बरग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित संकरण फेल के पाचन तंत्र से उत्पादन होता है। यह एक दुर्लभ पदार्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी उच्च मांग और उच्च कीमत में योगदान देता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। भारत में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार एम्बरग्रीस रखने और व्यापार करने की अनुमति है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही है ना? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, है ना? अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? 7 क्या होगा? सी होगा। 7 का केवल 3 उसमें से ये इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है ना? एम्बरग्रीस का। अब देखते हैं इसका डिटेल। एम्बरग्रीस, जिसका फ्रेंच में अर्थ ग्रे एम्बर है, एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित शुक्राणु व्हेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है। अतः कथन 1 सही है। ताजा निकला हुआ एम्बरग्रीस एक हल्के पीले रंग का पदार्थ है और वसा युक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है यह मोम जैसा हो जाता है और लाल भूरा हो जाता है। एम्बरग्रीस एक दुर्लभ पदार्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी उच्च मांग और उच्च कीमत में योगदान होता है। अतः कथन 2 सही है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग ऐसे इत्र बनाने के लिए किया जाता है जिनमें कस्तूरी के नोट्स होते हैं। हालांकि अतीत में कुछ संस्कृतियों में इसका उपयोग भोजन, मादक पेय और तंबाकू को स्वादिष्ट बनाने के लिए किए जाने के रिकॉर्ड है, लेकिन वर्तमान में इन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। अतः कथन 3 सही है ना? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में एम्बरग्रीस रखने और व्यापार करने पर प्रतिबंध है, इसलिए कथन 4 सही नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, है ना? हाल ही में संपन्न एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब इसमें से कौन सही है? सी की बेल्ट एंड रोड पहल BRI का समर्थन करने का
पढ़ने वाला पैराग्राफ। एससीओ आर्थिक विकास रणनीति, सी में दोनों ए एंड बी, डी ना तो ए ना तो ए ना तो बी। अब इसका आंसर क्या होगा? 8वें का सी, दोनों ए और बी, है ना, दोनों और ए और बी सही होंगे। सी, सी की बिल्ड एंड रोड पहल का समर्थन करने वाला पैराग्राफ एससीओ आर्थिक विकास रणनीति। अब नेताओं के शिखर सम्मेलन के अंत में जारी नई दिल्ली घोषणा में भारत ने सी के बिल्ट एंड रोड इंसेंटिव बीआरआई का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 2022 के समरकंद घोषणा में भी इसी तरह के फार्मूलेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत ने हमेशा बीआरआई का विरोध किया है क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो इस पहल का हिस्सा है, भारत का क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करता है। भारत ने एससीओ आर्थिक विकास रणनीति पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, जिस पर बीजिंग की छाप थी। आतंकवाद पर नई दिल्ली घोषणा में समरकंद घोषणा के समान भाषा का उपयोग किया गया था। इसमें एक शब्द अल्टनेशनलिज्म का उपयोग किया गया था, जिसे अंधराष्ट्रवाद से बदल दिया गया। इस प्रकार नई दिल्ली घोषणा में कहा गया कि आतंकवादी समूहों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त समन्वित प्रयासों का निर्माण करना, धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जाति और नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया विचारों के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण था। फांसीवाद और अंधराष्ट्र समरकंद की तरह यूक्रेन युद्ध का कोई जिक्र नहीं था। सदस्य देशों ने बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच असहमत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। समरकंद में असहमत के स्थान पर संघर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। आगे बात समझ में? ये तो मैं पूरा आप लोगों को बता दिया हूँ, पढ़ दिया हूँ, है ना। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, और पढ़ लीजिएगा। ये यूपीएससी से और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है ना, और ये वीकली करेंट अफेयर्स आया करेगा, और इसमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी पहले से ही, मतलब एक चीज पढ़ेंगे ना तो हमसे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और ये जुलाई का है, 2 से लेके 8 जुलाई तक। मैं ये जो मैं टिक मारा हूँ इसको मिटा देता हूँ, है, ताकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकें, है ना। ये रहा, मैं अपने स्टार्टिंग में आ गया हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और आप लोग भी देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। धन्यवाद।